प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री झूठ से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हनीफ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। यहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। दोस्तों, काल के प्रवाह में बहती जिंदगी जब मौत से गले मिलती है तो भगवान की मर्जी वाला फलसफा अचानक याद आ जाता है। पिछले 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप के तुरंत बाद जब दिल धक से बैठ गया था, उस वक्त हिमालय के पहरेदार भगवान पशुपतिनाथ के सामने हजारों हाथ हवा में उठे हुए थे, कुछ प्रार्थना में तो कुछ पीड़ा में। हजारों सिर ऊपर वाले की बारगाह में झुक गए। मौतों की फेहरिस्त गहरे दुख और आक्रोश को एक साथ जन्म देती है। नेपाल से भोपाल तक एक बार फिर धरती डोली है तो वही पुराना सवाल एक बार फिर सिर पर मंडराने लगा है। आखिर ऐसा हुआ कैसे और क्या इसके लिए तैयार हैं हम? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटकों के बाद मंत्रालय में मचा हड़कंप। आनंद फानन में मंत्री और अफसरों ने झटपट छोड़े अपने कैबिन। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दी हिदायत, कहा संभल कर करें मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल साइट्स पर भी बरतें सावधानी, मंत्रियों को फंसाने की चल रही है साजिश। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों का 6% और बढ़ाया महंगाई भत्ता। करीब 50,000 पंचायत सचिवों को मिलेगा फायदा। दिल्ली के बाद रायपुर पहुंची संजय जोशी की वापसी की मांग। शहर में जगह जगह लगाए संजय जोशी के पोस्टर। शिवपुरी में अनफिट बस का परमिट रद्द करने पर बौखलाए बस मालिक। आरटीओ के साथ की गाली गलौज, दी जान से मारने की धमकी। गृहमंत्री बाबूलाल गौर के बंगले के सामने अर्धविक्षिप्त महिला से अश्लील हरकत। आरोपी की हरकत न्यूज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश महिला आयोग में 8 महीने बाद भी नहीं हो सकी अध्यक्ष की नियुक्ति। 5,000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग। थानों के चक्कर लगा रहे हैं पीड़ित। उज्जैन पुलिस ने व्यापारी से 17 लाख की लूट का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। 2 मई को हुई थी लूट। जबलपुर एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने केरोसिन उड़ेलकर की आत्मदाह की कोशिश। जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस नहीं कर रही थी कार्रवाई। और रायपुर में कुछ देर में चेन्नई सुपर किंग्स का साथ दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मुकाबला। धोनी और युवी पर रहेगी सबकी नजर।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक कई जर्जर इमारतें खड़ी हुई हैं। इनमें लोग रह भी रहे हैं और कईयों में तो सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं। ऐसे में भूकंप के झटकों में कब ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएं, कहा नहीं जा सकता। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ना ही इसे रोका जा सकता है, लेकिन सावधानी तो बरती ही जा सकती है। मकान बनाते वक्त ना तो लोग और ना ही शासन प्रशासन इनके भूकंप रोधी होने की तस्दीक करता है और ना ही ध्यान देता है कि ऐसे में ये घर ही इंसानों की कब्र साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से और इमारतों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लाजमी है कि अगर नेपाल जैसी त्रासदी हमारे यहाँ हो जाए तो क्या इसके लिए तैयार हैं हम? तारीख 12 मई 2015, वक्त दोपहर 12:33। जगह मध्य प्रदेश मंत्रालय। एक कारण से यहाँ मौजूद लोग सहम गए। एक आवाज ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। भागते हुए लोग फौरन इस 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरने को एक दूसरे से कह रहे थे। एक पल में यहाँ मौजूद लोगों ने धरती को डोलते हुए महसूस किया था। सभी ने जमीन की हरकत का एहसास किया था। एक लम्हे में क्या मंत्री, क्या अफसर और क्या कर्मचारी सब इमारत से नीचे उतरने लगे। दरअसल ये झटके भूकंप के थे। नेपाल को नेस्तनाबूद करने के बाद फिर से भूकंप ने नेपाल को थर्राया था, जिसका असर भोपाल तक महसूस किया गया। कैलाश जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर कितनी देर के झटके थे, क्या महसूस किया सर? नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगा कि बिल्डिंग हिल रही है और इतना बड़ा नहीं है कि इसमें से घबराहटने की बात है। यहाँ तो एकदम भगदड़ मच गई। सर हूटर बजाए जिस तरीके से लोगों को बाहर निकलने के एहतियात के तौर पर निकलना चाहिए। ये सावधानी तो रखना चाहिए। अगर हूटर नहीं बजाए और कल से कुछ घटना हो जाए तो लोग कहे सरकार ने कुछ नहीं किया, पर इतने घबराने की बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मध्य प्रदेश में और विशेषकर भोपाल में कोई भूकंप का झटका आएगा कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सीधे तौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कम से कम भोपाल में तो ऐसा नहीं लगता कि भूकंप का कोई बड़ा झटका आएगा, पर लेकिन एहतियात के तौर पर हूटर यहाँ पर बजाया गया है। जो लोग, जो कर्मचारी और जो अधिकारी थे, मंत्रीगण थे, उनको बाहर अब निकाला जा रहा है। खुद कैलाश जी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर से लेकर सुरक्षित बाहर लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर मंत्रालय में भी भूकंप के जो झटके थे वो महसूस किए गए और उसके बाद में मंत्रालय को अब पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। लोग दहशत में थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ये झटके महसूस किए गए थे। नेपाल की त्रासदी जहन में आज भी ताजा ही थी, लिहाजा लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़कों मैदानों में सहमे हुए लोगों का जमावड़ा लग गया। मॉल खाली करा दिए गए। आज भूकंप के झटके कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए, तो उस पर देख सकते कितनी भीड़ यहाँ पर मजमा जमा हुआ है। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया और कारें जो है, गाड़ियां जो है मंत्रियों की, आप बाहर देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही भूकंप के झटके लगे, हूटर जो मंत्रालय के अंदर बजा था और सभी कर्मचारियों को बाहर जाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री मंत्री के PS इकबाल सिंह वैस आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर जिससे सुरक्षा रहे बाहर निकलने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। और इससे पहले भी मंत्रालय में भूकंप आया था, उस समय भी मंत्रालय की बिल्डिंग खाली कराई गई थी, पर लेकिन आज जिस तरीके से कुछ सेकंड के भूकंप के झटके आए हैं, एहतियात के तौर पर सभी कर्मचारियों को बाहर जाने के निर्देश दिए और एक अफरा तफरी का माहौल जरूर मंत्रालय के बाहर यहाँ पर देखा जा सकता है। भूकंप के ट्रेलर से एक बार फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि कितने तैयार हैं हम। भूकंप ने नेपाल को जमींदोज कर दिया। हजारों लोगों की मौत हो गई। नेपाल ने अपनी पहचान तक खो दी। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा भूकंप हिंदुस्तान में आ जाए तो मौतों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा होगा। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सेकंड पहले सिस्मोमीटर के जरिए इसका पता जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन देश में कुल 82 सिस्मोमीटर लगाए गए हैं, जिनमें अकेले हिमालय में 64 सिस्मोमीटर लगाए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में जापान में अकेले मौसम विभाग में 800 सिस्मोमीटर का संचालन होता है। वहीं स्थानीय सरकारें 3600 सिस्मोमीटर का संचालन करती है। इनमें आने वाली तमाम सूचनाओं को तत्काल फिनोमेना ऑब्जर्वेशन सिस्टम में डाला जाता है, जिसकी सूचना भूकंप वाले क्षेत्र में दी जाती है। जबकि इसके उलट भारत में निगरानी ही नहीं हो पाती। भारत में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो इसमें भी खामियों का अंबार लगा हुआ है। नौकरशाही की लापरवाही,
सियासत की बेपरवाही और संवेदनहीनता की ऐसी मिश्रित दास्तानें पूरे देश में राष्ट्रीय परिदृश्य को जकड़े हुए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में घर बनाने से पहले ज्यादातर अनुमति ली ही नहीं जाती। ऐसे में भूकंप रोधी भवन निर्माण तो दूर की कौड़ी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई इमारतें हैं जो भूकंप रोधी होना तो दूर जर्जर हैं। फिर इनमें सरकारी दफ्तर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या शासन प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। सूबे के कई शहर भूकंप बेल्ट का हिस्सा हैं और यहाँ भूकंप के झटके भी गाहे बगाहे महसूस किए जाते रहे हैं। ऐसे में तैयारी पहले से ही करनी होगी। नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप और भोपाल में भूकंप के झटके विध्वंसक भूकंपों की पूर्व चेतावनी है। भारत उत्तर की ओर खिसक रहा है और भूकंप लगातार आते रहेंगे। भूकंप की न तो भविष्यवाणी की जा सकती है, न ही इसे रोका जा सकता है। ऐसे में इसके लिए तैयार रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। जब हजारों लोगों की बेवक्त चली जाए जान, हम पर भी मंडराए खतरा, तो सवाल उठते हैं। भूकंप से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? क्या भवन निर्माण में भूकंप रोधी नियमों का होता है पालन? कितनी सुरक्षित है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहुमंजिला इमारतें? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल पैनल मौजूद है। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंध संस्थान के कार्यपालक संचालक राजेश प्रसाद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। डीएमआई के डायरेक्टर राकेश दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका भी स्वागत है। मौसम केंद्र भोपाल के निदेशक अनुपम काश्यपी जी हमारे साथ हैं। काश्यपी जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। इंदौर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर एस.के. सोनी और आर्किटेक्ट धीरज राठौर भी हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले काश्यपी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने दिखा है जापान में भूकंप को रोकने के लिए या चेतावनी के लिए सिस्मोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिस्मोमीटर लगाए जाते हैं। अपने यहाँ उनकी संख्या बहुत सीमित है, वो जो भी है वो हिमालयन क्षेत्र में है। तो क्या ऐसा कोई इक्विपमेंट से, ऐसी कोई तैयारी, ऐसा कोई सिस्टम हम डेवलप नहीं कर सकते जिससे भूकंप आने के पहले चेतावनी मिल सके? बेसिकली थ्रू आउट द ग्लोब कहाँ भी इसका चेतावनी दिया जाना संभव नहीं है। आपका न्यूज़ में भी पहले ही बताया गया कि इसका चेतावनी हो नहीं सकता। अभी जो हमारे कंट्री इसको पांच मतलब 4 हिस्से में बांटा गया डिपेंडिंग ऑन सेस्मिक एक्टिविटी। जोन 5 से शुरू होके ये गया जोन 2 तक। जोन 5 मतलब आपका मैक्सिमम सेस्मिक एक्टिविटी जहां पे हो सकता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस बिहार के नॉर्दर्न पार्ट से लेके देहरादून मीन्स आपका ओ एरिया प्लस जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया एवं गुजरात का कुछ हिस्सा। तो बेसिकली ये हिमालयन रेंज जियोलॉजिकल ओरिजिन से ही इट इज मोस्ट वल्नरेबल। तो आपने जो सिस्मोमीटर ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ का इंटेंसिटी हिमालयन रेंज में सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा वहां पे जोन 5 एवं साथ में जोन 4 जो है दैट इज आपका नॉर्थ ऑफ बंगाल, साथ में बिहार का बाकी हिस्सा, झारखंड का भी कुछ, साथ में उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश किस जोन में आता है? मध्य प्रदेश का 65% एरिया आता है आपका जोन 2, जहां पे रिक्टर स्केल 4.9 या उससे नीचे भूकंप आएगा, जो सबसे कम माने सेस्मिक एक्टिविटी में सबसे कम में नापा जाता है। और बाकी कुछ जगह जबलपुर, शहडोल से लेके होशंगाबाद एवं इंदौर संभाग इसका कुछ हिस्सा एवं प्रदेश का लेंगे तो 30-35% एरिया ये आता है मॉडरेट सेस्मिक एक्टिविटी जोन यानी कि जोन 3 में। सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 3 में आता है, कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है, लेकिन हलचल कहीं भी हो, अफगानिस्तान में भूकंप आए तो हलचल यहाँ होती है, भोपाल में वल्लभ भवन हिल जाता है, जबलपुर में एक भयंकर भूकंप आ चुका है, कुछ साल पहले हमने देखा था कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लातूर का भूकंप आया तो भी मध्य प्रदेश में लोग हताहत हुए। तो ये भूगर्भीय हलचल वैसी होती क्यों है जो यहाँ तक असर दिखाती है, या हम जिस जगह पे रहते हैं वो जगह खतरनाक है? यदि इतिहास देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा विनाशकारी भूकंप नहीं आया।
हमारे कॉलेज के अंदर एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर एक सिस्मोलॉजी का सब्जेक्ट भी होता है, सिस्मोलॉजी का एस्पेक्ट भी होता है। तो ये हलचल होती है, उसका ईपी सेंटर हम जो बोलते हैं, ईपी सेंटर अभी तक मध्य प्रदेश कभी नहीं बना। 150 साल का डेटा है हमारे पास में। और जो एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली एक एरिया है जहाँ पे कि अर्थक्वेक के ट्रेमर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। और जो जबलपुर अर्थक्वेक आया था उसके अंदर उसके इफेक्ट्स इंदौर तक भी पाए गए, भोपाल में भी पाए गए। अभी जो अर्थक्वेक, जैसा कि आपको जानकारी दी गई कि हिमालयन किंगडम, ओरिजिन ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की उत्पत्ति ही एक तरह से एक वंडर है। और वहाँ पे भूकंप आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके जो भूकंप के एपिसेंटर हिमालयज में हो, नेपाल हम बोलते हैं, नेपाल भी हिमालय का पार्ट है, भूटान भी हिमालय का पार्ट है। वहाँ जो ट्रेमर्स होते हैं उसका असर इंदौर का ही मध्य प्रदेश पाया गया। जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसका डायरेक्शन डिफरेंट था, मगर उसका असर भी हमारे मध्य प्रदेश में पाया गया। तो इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विनाशकारी भूकंप नहीं आया। और अभी भी जो भूकंप आया है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सर्फिशियल वेव्स होती हैं, जो उत्पत्ति होती हैं, यहाँ तक आते आते फीबल आउट हो जाती हैं। तो वाइब्रेशंस हमने जरूर ऑब्जर्व किए। और जैसा कि कहा गया कि उसकी इंटेंसिटी 4 या 3 और 4 के बीच में रही है। तो मेरे अनुमान से कि मध्य प्रदेश में फिलहाल इतिहास देखते हुए भी और भविष्य में भी यदि कोई भूकंप आया भी तो उसकी इंटेंसिटी कम ही रहेगी। सूर्य जी, क्या ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि इतनी इंटेंसिटी का ही भूकंप आएगा? यदि मान लो कभी ऐसी हो सकती है कि नीचे की भूगर्भीय प्लेटों की हलचल ऐसी हो कि मध्य प्रदेश का जो जोन 3 और जोन 2 का इलाका है, यहाँ पर कोई ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप डेवलप हो जाए? देखिए, हम जब डिजाइन करते हैं बिल्डिंग्स को तो जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत माना जाता है। फॉर डिजाइनिंग वी टेक जोन 3, मगर नॉर्मली मध्य प्रदेश जोन 2 में आता है। अब हलचल के बारे में कहना, देखिए अभी तक जो 150 साल का इतिहास देखा है, हमारे पास सब डेटा हमने लिया है। हमारे पास डेटा वेरियस एजेंसीज, जिसमें कि जो अर्थक्वेक एजेंसीज हैं, जैसे कि रुड़की के अंदर सेंटर है, वहाँ से लिया हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी डेटा लिया है। तो 150 साल के डेटा के अंतर्गत ऐसा कोई विनाशकारी भूकंप अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। मगर जोन 2 और जोन 3 के हिसाब से इंदौर के अंदर हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज होने के नाते सबको इंजीनियर सजेशन देते हैं कि आप जो कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं वो जोन 2 और जोन 3 के हिसाब से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसमें 5 स्टोरी, 7 स्टोरी, 10 स्टोरी जो भी बिल्डिंग्स बनाई है तो उसके ऊपर टॉर्शनल मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस, सब चीज का हमको डिजाइन करना चाहिए, ताकि यदि कोई भूकंप आए भी, भविष्य में तो कर नहीं सकते, बस जब कभी भी आए तो बिल्डिंग में बेंडिंग हो जाए, बिल्डिंग कॉलेप्स नहीं होना चाहिए। यदि बिल्डिंग कॉलेप्स नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ कुछ नुकसान नहीं होगा। तो यही भाई अर्थक्वेक आएगा तो हमारा बेसिक पर्पज ये है कि स्ट्रक्चर शुड नॉट कॉलेप्स, और उसके लिए हमको अर्थक्वेक स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। अब समस्या है कि जोन 2 और जोन 3 की बात कर रहे हैं, उसमें माइक्रोजोनेशन करना पड़ेगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 लाइक दिस वे टू गो। उसका मकसद ये होगा कि हमारे स्ट्रक्चर अननेसेसरी हैवी नहीं बनेंगे। 2.1 फैक्टर लेते हैं तो उसका एक डिजाइन फैक्टर आएगा, यदि हम जोन 2.5 में जाते हैं तो उसका एक फैक्टर आएगा। तो 2.1, 2.5 आपको लगता है कि डेसिमल में ही है, मगर उससे स्ट्रक्चर की हैवीनेस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जी दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी आपदा की घड़ी में बचाव और राहत के लिए क्या तैयारियां होती हैं, क्या सिखाया जाता है? क्योंकि आप लोग संस्थान चलाते हैं, अधिकारियों को भी ट्रेन करते हैं, आप जिन्होंने नीचे लेवल तक आप लोगों की ट्रेनिंग जाती है, तो क्या तैयारियां होनी चाहिए और कहाँ कितने तैयार हैं हम इन सब मामलों के लिए? जब इस प्रकार की तैयारी हम कराते हैं तो जनरली हम लोगों के टारगेट्स जो प्रोग्राम्स रहते हैं या जो हम एजुकेट कराते हैं उसमें हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स रहते हैं। नंबर 1, हम ये बताना चाहते हैं अपने प्रशिक्षणार्थियों को कि भाई किस प्रकार के नियम कानून अवेलेबल हैं अभी अपने यहाँ, और किस प्रकार से हमें उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डिजाइन स्टेज से, प्लानिंग स्टेज से उसको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना है, नंबर 1। नंबर 2, हम साथ में ये भी कराते हैं कि किस प्रकार से हमारी तैयारियां होना चाहिए। तैयारी इस सेंस में कि जब हम कोई प्लान करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं
कहने करते कि हम ये बताते हैं किस प्रकार से लोगों को ड्रिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ड्रिल नहीं करेंगे, जब तक आप रिहर्सल नहीं करेंगे, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसको बेटर तरीके से हम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें और आप सबको कार चलाना आता है, लेकिन कार चलाना और कार चलाने के बाद अगर हम आपसे कहें कि क्या आप ट्रक चला सकते हैं, आप ट्रक नहीं चला पाएंगे। उसी प्रकार से हमें प्रैक्टिस अपनी लगातार ड्रिल से करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। यही हम लोगों के ट्रेनिंग में और प्रोग्राम में हम लोग एम्फेसाइज करते हैं। मिश्रा जी, आप भी इस विभाग से जुड़े हुए हैं और कलेक्टर भी रहे हैं जिले के आप। हमने देखा कि नगर निगम या जिला प्रशासन के स्तर पर जहाँ से अनुमतियाँ जारी होती हैं, मान लो जोन 2 जोन 3 का इलाका है, जैसा सोनी जी ने बताया कि वहाँ की डिज़ाइन अलग होती है, बिल्डिंग की परमिशन होनी चाहिए भूकंप रोधी निर्माण की, तो क्या इसका पालन नहीं होता, ये देखा गया है। सरकारी इमारतें भी हैं, कई जगह जो सरकारी ऑफिस हैं वो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, इसको रोकने के लिए कोई उपाय है आप लोग के पास? देखिए क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अवेयरनेस है भूकंप के प्रति या आपदाओं के प्रति, ये इसका इतिहास अभी पिछले 15-20 वर्ष पुराना ही है, जब से ये अवेयरनेस पैदा हुई हमारे राज्य में, या यूं कहिए कि पूरे देश में ही या विश्व में भी। जैसे जैसे ये साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए और इसके प्रति जो जागरूकता आई, उसके पूर्व बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी बिल्डिंगें ये अनादिकाल से बनती चली आ रही हैं। मतलब ये एक दिन का कार्य नहीं है, मतलब ये इतिहास में कई वर्षों से सिविलाइजेशन ने ये रूप लिया है। तो हम ओवरनाइट ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम इसको परिवर्तित कर सकें भूकंप रोधी उसमें, परंतु हाँ ये सही है कि जब नवीन अब निर्माण विशेष तौर पे उन स्थानों पर जहाँ पर जो सेस्मिक या भूकंप से संभावनाओं के हैं मध्य प्रदेश में, जो 28 जिले इसमें कवर होते हैं जो जोन 3 में आते हैं। जोन 3 वैसे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे होंगे, लेकिन जबलपुर में एक आ चुका है गंभीर भूकंप, आ चुका है, ये आपने सही बताया, एक आया था, लेकिन तब भी कोई जान माल की मतलब जान की इतनी हानि नहीं हुई थी। हमारी मेन जो थ्रस्ट है वो पहले ह्यूमन लाइफ बचाने की रहती है, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश हम साइंटिफिकली सेफ स्थान है जहां पर संभावना जान की हानि की कम है। लेकिन इसी के संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से ऐसी स्थिति में कि अगर भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप खुले में आ जाइए, खुले में आ जाइए तो संभावना कि आप किसी बिल्डिंग में दब जाएंगे, किसी मलबे में दब जाएंगे, क्षीण हो गई। अब ऐसा ही कोई हादसा हो जाए कि ठीक आपके पैर के नीचे की धरती सरक जाए और आप काल के ग्रास हो जाएं, उसको छोड़ने के पश्चात वहाँ भी थोड़ी संभावना है बचने की कि एकदम से धरती नहीं फट रही है तो आप साइड में आ गए, तो संभावना इतनी छोटी सी चीज़ में कि हम बिल्डिंग से बाहर आ जाएं और इससे बिल्कुल क्षीण हो जाती है कि लोगों की जान जाए। इसी के संदर्भ में आज आपने देखा होगा कि जैसे वल्लभ भवन में सायरन बजाया, सब जन बाहर आ गए। ठीक है, ये एक ईश्वरीय अनुकंपा है कि मिश्रा जी मैं बता दूं आपको कि जब पिछला भूकंप आया था 25 तारीख को, तो मुख्यमंत्री लिफ्ट से जाने के लिए निकले तो चीफ सेक्रेटरी ने उनको बताया कि भूकंप में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सीढ़ियों से निकलिए। उस दिन अधिकारी कर्मचारी सब लिफ्ट की ओर जा रहे थे, बाहर आने में कतरा रहे थे। आज जब दोबारा आया तो तब तक वो अवेयर हो चुके थे। तो ये अवेयरनेस जो है, चूंकि आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो अवेयरनेस पहले से क्यों नहीं आती लोगों को? पहले हम उनको इतना तैयार कर दें कि भाई ऐसी स्थिति आएगी तो आपको ये बचाव करना है। इसमें दो चीज़ें आपने बताई हैं, ये एकदम एक तो हम कुछ ट्रेनिंग करते ही हैं, जो हम अभी तक हम शासकीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की ही ट्रेनिंग करते हैं कि भूकंप में या प्राकृतिक आपदाओं में किस प्रकार से हम बचाव कार्य करें और किस प्रकार से उसका हम प्रबंधन करें। और साथ साथ में हमने अभी पब्लिक के लिए भी और स्कूल कॉलेजों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। और ये आपका सुझाव सही है अपनी जगह कि इसका जो अवेयरनेस है उसका क्रिएशन और अधिक होना चाहिए। काश्यप जी, मौसम में आप लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि मानसून अब आने वाला है, सुनामी की कई बार चेतावनी मिल जाती है। ये एक ऐसी आपदा है जिसकी कोई चेतावनी नहीं होती, सीधे अचानक आती है और हलचल होने के साथ लोगों को पता चलता है। भविष्य में आपको कोई ऐसी संभावना दिखती है कि इसके लिए पूर्व सूचना देने के लिए कुछ उपाय हो सके? बेसिकली जैसे बताया मैंने पहले कि थ्रू आउट द ग्लोब इसका फोरकास्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन लाइव वॉल्कानो कुछ जगह जैसे इटली, आपका जापान,
ये सब जगह पे है एवं उसका कुछ फोरकास्टिंग होता है। और ये जो आफ्टर शॉक माने एक जो हो जाने के बाद, अभी जैसे आज का 12:35 पे हुआ, उसके बाद आपका और एक बड़ा झटका आ चुका था। इट इज ए 6.2 इन रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड, एवं वो हुआ करीब 1:06 पे, एवं ऐसे 2-3 दिन चलेगा, इसका पूर्वानुमान दिया जाता है। और साथ में आप यदि अनुमति दे, हमारा प्रदेश के बारे में 2-4 फैक्ट मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे खतरा कैसा है। 1846 दमोह 6.5 रिक्टर स्केल, 1930 सिंगरौली 6.5 रिक्टर स्केल, 1997 आज से 18 साल पहले जबलपुर 6 रिक्टर स्केल, शिवपुरी 1926, 1929, 1930 ये भी था 5.5 रिक्टर स्केल। नेचुरली हमारे प्रदेश है तो जोन 2 जोन 3, लेकिन आप सही तरह से देखेंगे जोन 3 का स्पेशली कुछ जगह आएगा दैट इज वल्नरेबल। आपका मिस्टर साहब ने बताया कोई 28 डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने ईयरमार्क किया जोन 3 में। जोन 3 में भी कुछ पर्टिकुलर जगह है जो और आपका खतरा है, लेकिन खतरा है मतलब अभी इसमें भी बात है मतलब आपका फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हिमालयन रेंज में जो भूकंप आते हैं उसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, एवं बाकी जो है हमारे प्रदेश में बाकी भूकंप किस कारण में आ सकता है, दैट इज आपका नर्मदा, सोन, शिप्रा रिवर बेसिन एरिया। इस वजह से वो जो पर्टिकुलर एरिया है आपका स्टार्टिंग विथ शहडोल डिस्ट्रिक्ट से लेके उमारिया, देन जबलपुर, देन आप लाइन ड्रॉ कीजिए नरसिंहपुर से लेके होशंगाबाद होते हुए आपका खरगोन, खंडवा होते हुए बड़वानी, ये जो डिस्ट्रिक्ट लाइन मैंने बताया ये आपका जोन 3 में है तो सही, लेकिन जोन 3 एवं जोन 4 का बीचों बीच है। जोन 3 मतलब आपका सेस्मिक एक्टिविटी रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड में समथिंग 4.9 प्लस से लेके आपका बिलो 6.9। तो ये जगह आपका जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम लिया, ये जगह हमारे प्रदेश में भी खतरा बन सकता। तो लेकिन ये जो अभी रिसेंट टाइम में देखे हैं, एक मैंने तीनों ही नेपाल में आपका था 25 अप्रैल फॉलोड बाई 26 अप्रैल एवं आज का, ये सभी था हिमालयन रेंज में, जो जानते हैं जियोलॉजिकल कारण में ही काफी यंग है एवं सेस्मिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा ये एरिया में ही होता है। तो हमारे प्रदेश का बात करें तो है तो जोन 2-3, लेकिन जोन 3 का ये पर्टिकुलर जगह पे मुझे लगता है प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, बिकॉज इट इज राइट टाइम। अभी देखा जा रहा है फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो रहा है, तो ये जगह हम पहले से ही ध्यान रखेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे तो अफदा कुछ हल तक हम कम कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दमोह से, प्रदीप की बात सुन लेते हैं। प्रदीप, कोई सवाल हो आपका तो सवाल कीजिए, क्या जिज्ञासा है आपकी? सर, भूकंप के खतरनाक जोन वाले क्षेत्रों में क्या राज्य शासन और वहाँ के स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं होती कि जर्जर मकानों की मरम्मत कराएं, अनुदान दें और उन्हें तोड़वाएं, और जो नई कॉलोनियां लॉन्च हो रही है, निर्मित हो रही हैं, उनके मकानों को तभी अनुमति दे जब ये भूकंप रोधी हो। और दूसरे नंबर पर है कि जानवरों के कत्ल खानों पर भी नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 2.5 लाख पशुओं की नेपाल में बलि दी गई थी। हम जवाब दिलाते हैं। मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकार का पक्ष है और एक नगर निगम और वो अनुमतियों की बात हो रही है, और दूसरा जैसे काश्यपी जी ने बताया कि आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश के 28 जिले सेंसिटिव हैं। काश्यपी जी ने आंकड़ों के साथ बताया कि यहाँ 6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, भुज का जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता भले ज़्यादा ना हो, लेकिन मकानों का निर्माण ऐसा था कि वहाँ मौतें ज़्यादा हुई थी। तो अपने यहाँ भी कच्चे मकानों में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ की स्थिति को लेकर क्या चेतावनी है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे अभी जो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार जर्जर मकानों की रिपेयर कराएगी, तो सरकार मकानों की रिपेयर नहीं करा सकती है, ये आप भी जानते हैं। और ये व्यवहारिक रूप से संभव न केवल मध्य प्रदेश सरकार, विश्व की किसी सरकार के लिए नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति के मकान की रिपेयर कराए जो जर्जर है। ये बात सही है कि जो नवीन मकान बन रहे हैं उनकी अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो चिन्हित जिले हैं जहां भूकंप आने की संभावना है, वहां उन जिलों में भूकंप रोधी नक्शे पास किए जाएं।
ये बात अवश्य की जा सकती है। और तीसरा, शायद इसका कोई नियम है। हाँ, ये नियम ऑलरेडी है, मतलब बड़े नगरों में है, जैसे आप मल्टी स्टोरेड बनाते हैं, क्योंकि देखिए भूकंप में जो नुकसान होने की, जान को नुकसान होने की जो संभावना रहती है वो इससे होती है कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो गए, आप एक बिल्डिंग के अंदर दब के आपको चोट लग गई या आप मर गए। तो बिल्डिंग के बाहर रहने पर, खुले में रहने पर, जहां पर वृक्ष के नीचे आप नहीं खड़े हो या आप बिल्डिंग के नीचे नहीं, एकदम ओपन मैदान में हो, वहां संभावनाएं क्षीण है कि आपको किसी प्रकार की हानि होगी। तो जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं वहां इस चीज की संभावना हो सकती है, क्योंकि आपको इवैक्यूएशन करने में टाइम लगता है। जो सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्चे घर बने रहते हैं, वहां पर भूकंप आने की स्थिति में कच्चे घरों में तो चोट लगने की भी संभावना कम रहती है, क्योंकि छत कवेलू की रहती है, घास की रहती है, बांस की रहती है। आप देखिए जापान में और ऐसे जो कैलिफोर्निया वगैरह का, जो अमेरिका का जो भाग है जहां पर भूकंप आते रहते हैं, वहां पर वो लोग लकड़ी के मकान बनाते हैं। उसके पीछे यही धारणा है कि लाइट मटेरियल से नुकसान नहीं होता। अब अपने यहाँ अगर आप, मेन चीज ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज जो है मल्टी स्टोरेज का कल्चर केवल बड़े शहरों में सीमित है। छोटे शहरों में तो सिंगल स्टोरेज घर है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी सिंगल स्टोरेज और बहुत सारे कच्चे घर हैं। सरकारी दफ्तर जर्जर बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उनको खाली करा दिया जाए, उनको नई जगह शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, देखिए शासन के पास जो राशि उपलब्ध रहती है, जो पैसा रहता है, उसकी एक सीमा रहती है। तो जर्जर बिल्डिंगों की रिपेयर शासन करती है और सभी मकानों को शिफ्ट कराना एकदम से ओवरनाइट, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, संभव नहीं है। लेकिन जब नए घर बनते हैं, स्पेशली शासकीय बिल्डिंगें जो बन रही हैं, उनमें भूकंप रोधी डिजाइनों का समावेश किया जा रहा है। सोनी जी, बात हुई, कश्यप जी ने बताया कि मध्य प्रदेश भी सेंसिटिव इलाका है, भूकंप को लेकर कुछ आंकड़े भी दिए। नर्मदा घाटी क्षेत्र में किस तरह का वो भूकंप आ सकता है, क्या कारण होते हैं इस घाटी में भूकंप आने की, कुछ इसकी जानकारी दीजिए आप। देखिए, नर्मदा घाटी की एक विशेषता ये कहेंगे, नर्मदा एक ऐसी रिवर है जिसको हम वेस्टवर्डली फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। बाकी जितनी नदियां हैं वो ईस्टवर्डली फ्लोइंग है। तो नर्मदा इंडियन कॉन्टिनेंट को दो हाफ में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं लोअर हाफ एंड अपर हाफ, और नॉर्दर्न हाफ है सदर्न हाफ। नर्मदा का सभी जानकारी जानते हैं कि नर्मदा जो रिवर बह रही है, जबलपुर में नर्मदा की डेप्थ बहुत अधिक है। इधर हम आते हैं बड़वा, वहाँ नर्मदा बहुत शैलो डेप्थ है। हम ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, नर्मदा की पानी की डेप्थ फिर बढ़ जाती है, बिकॉज नर्मदा इज फ्लोइंग इन अ फॉल्ट जोन। अब फॉल्ट जोन एक जियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब जितने भी नर्मदा में स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दैट इज डैम्स, हम ओंकारेश्वर की बात करें, महेश्वर की बात करें, सरदार सरोवर की बात करें, बरगी डैम की बात करें, वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑल दिस स्ट्रक्चर्स इन एडवर्स जियोलॉजिकल कंडीशंस में, जियोलॉजिकली विपरीत कंडीशन में स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक आवश्यक है, हमको डैम्स चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। अब प्रश्न ही उठता है कि भूकंप कब आएगा। ये सब जानते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जैसे कि चर्चा के सभी विद्वानों ने कहा कि यदि मध्य में भूकंप आएगा तो उसकी इंटेंसिटी 6 तक पहुंचेगी, 4 से 4.9, 5, 6 पॉइंट हो जाएगी। ये हमारा हिस्ट्री भी बोलती है। अब हम डैम बना रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिर्फ मल्टी स्टोरेज नहीं, हमको डैम स्ट्रक्चर की भी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो मेजर इंजन स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हम डैम्स बोलते हैं, ब्रिजेस बोलते हैं, टनल्स बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज बोलते हैं, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। सोनी जी, क्या डैम भी कारण हो सकते हैं भूकंप का? डैम जो बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं नर्मदा नदी पे, क्या इनके कारण मध्य प्रदेश में भूकंप के खतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, इसका एक है कि हम जब कोई भी डैम स्ट्रक्चर करते हैं तो पहली रिक्वायर्ड होती है कि वी हैव टू सिलेक्ट अ साइट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर स्ट्रक्चर लाइक ए डैम। अब डैम बनता है तो दो चीज के लोड होते हैं। एक होता है डेड लोड। डेड लोड बढ़ता है कि आपने डैम बनाया तो उसका एक लोड रहेगा। दूसरा एक लोड होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग में आपने पानी स्टोर किया, तो पानी स्टोर करेंगे तो पानी का भी एक फोर्स एग्जिट करेगा। तो ये हमको डिजाइन फैक्टर्स में ये देखना पड़ेगा कि हम डैम कितना स्टोर होगा, तो उसे डायनामिक लोडिंग कितनी होगी, डैम बनाया तो डैम का डेड लोड कितना होगा। तो
ये सब डिजाइन फैक्टर पैरामीटर्स लेके हम डिजाइन डैम स्ट्रक्चर की सेफ्टी की बात करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये पक्का बात है कि यदि भूकंप आता है नर्मदा वैली में तो नेचुरली स्ट्रक्चर पे डैम कोलैप्स हो सकते हैं। तो किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा? तो सभी ने ये कहा है कि स्टार्टिंग ऑफ 4 to 6.3 आएगा। तो जो भी डिजाइन फैक्टर कर रहे हैं कोई से भी स्ट्रक्चर में, वो डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, रिजर्वायर्स हैं या मल्टी स्टोरेज है, तो दे शुड बी एनालाइज एंड डिजाइन with the risk factor of safety taken into consideration so that वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो। देखिए स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही बनेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर नहीं बने। देखिए कच्चे स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला। आज हम ये बोलेंगे कि हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो कि मतलब कोलैप्स नहीं हो, पर हमारी रिक्वायरमेंट के पावर के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बहुत चीजों की है, लेकिन उसको ये देख के बनाए कि वो भूकंप रोधी हो, ये देखकर बनाए जाए कि वो भूकंप रोधी हो, उनकी तैयारी ऐसी हो कि भूकंप के झटके झेल सके। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया मोदी को राज्यपाल मांग रहे हैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल में लड़ रही है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का जुर्म दबे पांव आता है और निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक, हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। जनता मांगे जवाब में आपका एक बार फिर स्वागत है। जापान ने किस तरह भूकंप से निपटने को खुद को तैयार किया, आइए आपको हम ये बताते हैं। जापान के 7 सूत्र, मकान बनाने और जमीन के उपयोग के सख्त नियम कायदे। हर ऊंची इमारत के लिए अलग नियम और बचाव के उपाय से लैस। आजकल निर्माण गतिविधियों में भूकंप रोधी और सिस्मिक बेस तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य है। मोबाइल फोन में अलार्म बजता है और लोगों को नजदीकी बचाव केंद्र की जानकारी देता है। हर इलाके और मोहल्ले में सुरक्षित बचाव केंद्र और इमरजेंसी फोन नंबर लगाए गए। मकान मालिकों और किराएदारों के लिए भूकंप बीमा अनिवार्य है।
लगातार बचाव अभ्यास बच्चों को आपदा तैयारी के लिए जागरूक करने की पहल। दुबे जी, आपने भी देखा कि जापान में क्या तैयारियां होती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगातार 2 भूकंप आ गए थोड़े से अंतराल में। मैं आपको बता दूं कि आज जब भूकंप आया तो सतपुड़ा भवन से वल्लभ भवन को सूचित किया गया कि वहाँ बिल्डिंग हिल रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बाद वल्लभ भवन में हूटर बजाया गया। ये हमारी तैयारी है कि कहीं कोई अलर्ट आता है, कहीं कोई घटना घट जाती है, उसके बाद हम दूसरी जगह सचेत होते हैं। तो क्या उपाय होने चाहिए? आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि DMI को या सरकार को इस बारे में ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप के झटके लगातार कुछ अंतराल में 2 बार आ गए, आगे फिर और आ सकते हैं? आपका पॉइंट बिल्कुल सटीक है। मैं 2 चीजें इस प्रश्न के जवाब में बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। नंबर 1 कि जैसा अभी और विशेषज्ञों ने भी कहा, जैसे मिस्टर सोनी ने कहा, कश्यपी साहब ने भी कहा, हमारे डी साहब ने भी कहा, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, जब भी कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना है हमको, तो हम परमिशन लेते हैं नगर निगमों से, और नगर निगम उसको परमिशन देती है। क्यों ना हम ये व्यवस्था करें मौजूदा सिस्टम में कि कोई बिल्डिंग बनाना है, उसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि वो उस हिसाब से उस एरिया स्पेसिफिक डिजाइन है कि नहीं है, उसके बाद उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट टोटली 0 है। सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट ना होने के कारण क्या है कि कमियां पकड़ी नहीं जा सकती हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करने लगता है। अगर हमें ये व्यवस्था जारी रखना है प्रमाणीकरण की, तो हमें 2 चीजों की भी बहुत आवश्यकता, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। नंबर 1, हमें उन लोगों की एक टीम बनाना पड़ेगी जो इतने सक्षम हो, जो इस चीज का ज्ञान रख सकें प्रैक्टिकल और एकेडमिक तौर पर, ताकि वो इनको प्रमाणीकरण दे सकें। साथ में जो परमिशन देते हैं नगर निगमों में, उनकी भी हमें उस लेवल पर एजुकेशन करना पड़ेगा, और उनको भी हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि यस, अगर ये बंदा इस बिल्डिंग को परमिशन दे रहा है तो ये सर्टिफाइड परमिशन देने के लिए कॉम्पिटेंट है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, हमें नगर निगम लेवल पर, क्योंकि लोकल लेवल पर ही डैमेज होता है, हमारे नगर निगमों में नगर पालिकाओं में, परिषदों में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। हर जगह पार्षद इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। क्यों ना हम पार्षदों को ये जिम्मेदारी दें कि वो अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को समितियां बनाएं, उनकी प्रॉपर एजुकेशन कराएं, उनकी प्रॉपर प्रिपेयरनेस कराएं, और वो समिति की जिम्मेदारी दें कि जो उस मोहल्ले के, उस समिति के लोग हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर एक ड्रिल करते रहें। ना ओनली भूकंप की, हमको आग की भी। दुबे जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप अच्छी चीजें बताएं। यदि हम आपदा प्रबंधन में अपने आप को 10 में से नंबर देना चाहें, तो आप मध्य प्रदेश को कितना नंबर देना चाहेंगे? हम कहाँ तैयार हैं? हमको कितना आगे बढ़ना चाहिए? ये तो कठिन है, लेकिन अगर आप पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट में कहेंगे जी, तो ज्यादा से ज्यादा हम फेयर नंबर देंगे। आप बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है जी मिश्रा जी, बहुत जरूरत है। आपने भी देखा कि नगर निगमों में परमिशन कैसे मिलती है, बिल्डिंग परमिशन कैसे मिलती है, ये आपके भी ध्यान में है। मुख्यमंत्री खुद एक बार भोपाल में दौरे पर उन्होंने छापामारी करके ये देखा था कि बिल्डिंग परमिशनों का क्या हाल है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि भूकंप रोधी परमिशन ही हो पाएगी यदि बड़ी बिल्डिंग बनती है? तो कहाँ सुधार की जरूरत है? सुधार आएगा। अब मतलब इतनी सब त्रासदी हुई है नेपाल में, अभी इतने टीवी में आपके चैनल से लाखों लोग देख रहे हैं इसको, राज्य में हम ही नहीं अकेले देख रहे हैं, या हम नहीं अकेले बोल रहे हैं, दूसरे अधिकारी भी देख रहे हैं, नगर निगम के कमिश्नर लोग देख रहे हैं इसको, पार्षद देख रहे हैं, मेयर देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके वो जो एक्सपेरिमेंट या कहते हैं प्रयोग से ही सुधार आते हैं, और मैं इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सुधार आएगा और परमिशंस वगैरह देने में लोग ध्यान से ही उसको देंगे। आप सोनी जी, नर्मदा पट्टी में हम खतरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसा दुबे जी ने बताया कि अब हम फेयर स्टेज पे हैं तैयारियों के हिसाब से देखें तो हमको बहुत ज़्यादा आगे जाना है अपने आप को तैयार करने के लिए। तो चूंकि इंदौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, अट्टालिकाएं बन रही हैं, भोपाल में भी वही हाल है, तो कहाँ हम ठहरे, हमको क्या सुधार करना चाहिए, किस स्तर पे बात की जाए? देखिए, अभी तक जो चर्चा हो रही थी उसमें हम सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का देयर आर 2 or 3 एजेंसीज जिसको हम बोलते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग।
दूसरा होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक हर शहर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, और हर शहर का एक मास्टर प्लान बनता है, मतलब 10 साल के ड्यूरेशन में बने। तो जो भी अथॉरिटीज है जो मास्टर प्लान बनाती हैं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करती हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट की बात करती हैं, जो अथॉरिटीज हैं, तो उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो भी प्लानिंग करें उसके अंदर एक सिस्मोलॉजी को एक इंक्लूड किया जाए। आजकल जो समय आ रहा है उसमें अवेयरनेस के अलावा, पब्लिक के अवेयरनेस के अलावा, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे माननीय मंत्री या नेता महोदय हैं, उनको इस एस्पेक्ट को टॉप प्रायोरिटी देकर एक यदि जरूरत पड़े तो हमारे जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट लाके ये निर्णय लिए जाए कि जो भी डेवलपमेंट होगी मध्य प्रदेश में होगी, किसी भी जिले में होगी, उसके लिए कंप्लीट एक प्लानिंग करके कंसिडर किया है। तीसरी चीज, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। देयर शुड बी थर्ड पार्टी हु विल इन्वेस्टिगेट एंड गिव सर्टिफिकेशन। तो एक इंजीनियर है, वो अपने क्लाइंट के हिसाब से कुछ प्रपोज करेगा, अब उसको वेरीफाई करना है कि उसने जो प्रपोजल दिया है उसका सही है कि नहीं। उसके थर्ड पार्टी हमेशा होनी चाहिए जो कि उसके जो उसने सजेशन दिए हैं उसको मॉडिफाई करे, यदि सही है तो उसको एक्यूरेटली किया है तो उसको सर्टिफाई करें और उसके बाद में उसको हम उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अर्थक्वेक के साथ साथ एक चीज होती है लैंडस्लाइड्स। भले ही मध्य प्रदेश लैंडस्लाइड्स नहीं आते हैं, ये बात मध्य प्रदेश में वॉल्केनो भी नहीं आते हैं, मगर आपको मालूम होगा कि मालवा का पठार, मालवा प्लेटो, जो कि एक प्लेटो स्ट्रक्चर है। देखिए, प्लेटो साइलेंट है, अभी तक प्लेटो नहीं हुआ, मतलब भूकंप, मतलब कि कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। पर आप जिस तरह अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसी तरह आप वॉल्केनो का प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो नेचुरल डिजास्टर में आती हैं उसको हमको एक एक पॉइंट को कंसीडर करके कम से कम नेक्स्ट 50 ईयर्स का प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि जनहित और एक बोलते ना एक अर्थ, एक भूमि और इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे एक मंथन करके एक सॉलिड, बोलते हैं ना कि भूकंप आगे हम भूल नहीं जाए, उसके बाद की स्टडी करके कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मिश्रा जी, 15 साल की प्लानिंग की बात की जा रही है भूकंप को देखते हुए। मास्टर प्लान हम बनाते हैं हर बार 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन उसमें ये चीज़ों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। हाँ, ये बात आपने सही कही है। ये भूकंप का एक विषय, नया विषय है। मास्टर प्लान जो बने उसके अंदर भूकंप का समावेश इन जनरल नहीं हुआ है, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। तो ये आगे इस बात, क्या आपका विभाग इस बारे में पहल करने जा रहा है, सुझाव देगा सरकार को कि इसको शामिल किया जाए, सख्ती से इसका नियमों का पालन कराया जाए? हमारा ऐसा है कि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम समय समय पे शासन के ऐसे बैठकों में जहां नीति निर्धारण होता है, इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होता है, वहां इस बात को हम जरूर उठाएंगे। काश्यप जी, नर्मदा पट्टी का क्षेत्र हमारा, अभी जैसे सोनी जी ने बताया कि यहाँ तो वॉल्केनो भी आ सकता है कभी, हालांकि अभी साइलेंट पड़ा हुआ है, तो क्या क्या सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं? देखिए, वॉल्केनो के बारे में ये जगह पे मैं तो कभी बोलूँगा नहीं। अच्छा, अभी सुरक्षा की दृष्टि से ये जो पर्टिकुलर जगह मैंने बताया, कुछ तो सोचना चाहिए। सोच मेरा दिमाग से, जो भी मेरा काम तो वो जगह सोचना आई फील नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा कुछ जगह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने से पहले सोचना पड़ेगा नॉर्म्स, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नॉर्म्स, दैट इज वेदर फॉलोड और नॉट। ये एक जगह मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, एवं ज़्यादा हाई राइजर होना नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर एरिया। गवर्नमेंट को मुझे लगता है ज़्यादा पॉपुलेटेड वो जगह होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि लास्ट जो तेज भूकंप हमारे प्रदेश में हुआ दैट इज इन 1997, आज से 18 साल पहले, रिक्टर स्केल में 6 था, जबलपुर वाला। तो आज का दिन में होगा नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा बात है जो मुझे लगता है कि जो अर्दन मकान, कच्चा मकान हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज में बनते हैं वो हेवी भी होता है। वो जैसे विश्व साहब बोल रहे थे, कुछ जगह वो हल्का मकान अंदर में बैम्बू वगैरह इस्तेमाल करके, वो यहाँ नहीं होता है रूरल एरिया में। तो ये कच्चा मकान बेसिकली वो कोलैप्स होने का चांस है, क्योंकि ये ट्रेमर
एक 6+ हुआ, प्लस उसके बाद आफ्टर शॉक, तो पहले वाला में क्रैक डेवलप हुआ एवं बाद में 2-3 और आया तो कोलैप्स हो जाएगा। एवं स्पेशली जो चिल्ड्रन एवं एजेड पीपल प्लस जो सिक पीपल, इन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अभी ये जो भूकंप आया स्पेशली इसका एपिसेंटर था आपका हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में पहले ही मैंने बताया फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रदेश के लिए मैंने अलर्ट बताया, केवल रेवा एवं सागर संभाग, साथ में इसके साथ एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है शहडोल, उमारिया एवं शायद कटनी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो इसका एडजेसेंट है। किस लिए बताया कि प्रॉक्सिमिटी टू द एपिसेंटर, नजदीकिया के कारण। एवं ये जगह आर्दन मकान रूरल एरिया में जो है अगला 2-3 दिन के लिए मैंने बताया कि आर्दन मकान में ना रही है, क्योंकि इसमें आपका माने बाई चांस कोलैप्स होने का मीन्स कैजुअलिटी होने का चांस बन सकता। अदरवाइज हिमालयन रेंज में जो है कश्यप जी, ये जो झटके हैं यहाँ तक आए तो ये इतना प्रभाव रखते हैं कि कच्चे मकान गिर जाएं इसका यस हो सकता। कच्चे मकान गिरने का लास्ट टाइम जैसे 25 तारीख को जो हुआ था अप्रैल, उसमें स्पेशली ये सब जगह के गिरा था। शायद 2-4 जगह ज्यादा नुकसान नहीं, एवं पहले से ही हमने फ्लैश करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया स्टार्ट कर दिया था। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। हमने तो शुरू से ही करते आ रहे हैं एवं ये बार भी शुरू से ही, एवं पिछले इतना जल्दी हुआ उस कारण में लोग सचेत भी है। जी, चलिए हम सोनी जी आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक तौर पर भूकंप आए या भूगर्भीय हलचल हो, वो तो अपनी जगह है। जिस हिसाब से हम निर्माण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते जा रहे हैं, पहाड़ हटाते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, कहीं हम ही कोई नई भूकंप या नए जलजले के आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा गहन विषय है कि ह्यूमन एक्टिविटी, इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। देखिए, हम सिर्फ हिमालय की या हिंदुस्तान कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे, एंटार्क्टिका पे भी एक ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे पानी का रन ऑफ बढ़ने की भी संभावना है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट और कॉन्टिनेंट में आने का। तो ये सब एक्टिविटी तो चलती रहेंगी, एक्टिविटी रुकेंगी नहीं, और हमको सिर्फ सचेत रहना है, हमको ये रहना है, कोशिश करना है कि ह्यूमन एक्टिविटी भी चले और जो एक्टिविटी हो रही है उसका इफेक्ट ह्यूमैनिटी में कितना पड़ सकता है उसकी एनालिसिस की जाए। तो मेरा एक स्पष्ट है कि दो चीजों को इंटरलिंक करना कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, अरे ह्यूमन एक्टिविटी एक मे बी वन स्मॉल डेल्टा फैक्टर, पर जमीन की जो गतिविधि हो रही है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, जो कि फ्लोएज हो रहा है, जितने भी है, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स इस अर्थ के ऊपर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। इस समय इस अर्थ के ऊपर हमारा टेम्परेचर 42-43 चल रहा है, 47 जा रहा है राजस्थान के अंदर। इसी अर्थ के अंदर हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाता है। हम और आगे बढ़ेंगे तो समझ होंगे तो -18 डिग्री टेम्परेचर आएगा, -15 डिग्री हो जाएगा। तो यही अर्थ है जिसपे कि टेम्परेचर हाई है, और दूसरे अर्थ का एक पोर्शन है हेमिस्फीयर में जाके टेम्परेचर माइनस में। तो इसी हमको अर्थ पर रहने का है, इसी टेम्परामेंट, इसी एनवायरमेंट पर रहने का है। और जहां हम रह रहे हैं और जहां बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंजीनियर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये सब चीजें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। दुबे जी, हम अब एक चीज आपको मैं और बताऊंगा। जी बोलिए। कि बैम्बू एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके ऊपर एक IIT दिल्ली के अंदर एक मुझे मौका मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट दिया गया था वर्ल्ड बैंक के अंदर, IIT दिल्ली के अंदर, जिसमें कि वी आर टॉकिंग ऑफ complete bamboo structure as a construction material, bamboo to be used as a floor, bamboo to be used as a roof, bamboo to be used as a column and beam। तो इस पर स्टडी चल रही है, मगर वो स्टडी तो कुछ कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है कि उसको कन्वर्ट करके कुछ नियम बने, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इतनी डिफरेंट एजेंसीज हैं कि हर एजेंसी अपना अपना काम कर रही है, अपने रिकमेंडेशन दे रही है, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल सही बात है। इम्प्लीमेंटेशन पे हमको एक सोचना पड़ेगा कि ये सब का निष्कर्ष सार निकाल के हम ह्यूमैनिटी के लिए एक काम करें। जी बिल्कुल। मिश्रा जी,
बात आ रही है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमको करना चाहिए। समस्याएं सामने हैं, दिख भी रही है कि ये समस्याएं सामने आ रही हैं। भूकंप आने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम बनाते जा रहे हैं, तो कहीं तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हम कि आगे के रास्ता निकालें। नहीं, रास्ता निकलेगा। जैसा अभी आपने सोनी जी ने बताया कि रिसर्च चल रही है, पूर्व में ये रिसर्च की नहीं गई थी, लेकिन ये भूकंप आए विश्व में, अपने देश में, तो ये रिसर्च प्रारंभ हुई कि बैम्बू के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, भूकंप रोधी कानून बनाए गए कि नगर पालिकाएं, नगर निगम अगर इमारतों को पारित करेंगी, इनके नक्शे अगर मल्टी स्टोरीड को, तो इसमें एंटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सब इसी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, जो धीरे धीरे ही किसी भी व्यवस्था का परिमार्जन होता है, तो इस व्यवस्था का भी परिमार्जन होगा। दुबे जी, डीएमआई के और क्या करना चाहिए इन 2 भूकंप के बाद? आपको क्या दिख रहा है कि डीएमआई को कैसे आपको ये, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ही परिचर्चा रखी जी। इसी प्रकार की परिचर्चाएं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हम इस प्रकार की परिचर्चाएं सिर्फ आपदा आने पर ना करें। क्यों ना हम इसको एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, आप फीचर बनाते हैं, 15 दिन, महीने भर में आप करें, और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, तो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। हमने तो जो ये देखा है कि जब ऐसी आपदा आती है तो ही सरकार जाती है, तभी ये चीजें आती है कि भाई डीएमआई भी कोई एक संस्था है। पहले तो मैं आपके लिए कहूंगा कि आप ऐसे रेगुलर फीचर करते रहें, लोगों को बुलाएं, दिस इज वन एडवाइस। सेकेंड कि जहां तक स्कूल कॉलेजों का सवाल है, सीबीएसई ने ये प्रोग्राम अपने कॉलेजों, स्कूलों के पाठ्यक्रम में कर रखे हैं। हाँ, उस जो कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम में उन्होंने विषय रख रखे हैं, उनका परिमार्जन की आवश्यकता है, उनको एक बार पुनः अवलोकन की जरूरत है, और उसको हमें और एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अवेयरनेस हर लेवल पर जरूरत है। आप आम आदमी से लेके ऊपर तक, पॉलिटिशियन तक, सभी लेवल पर अवेयरनेस होगी, तभी हम इस विषय को समझ पाएंगे और इसका चैलेंज कर पाएंगे। कश्यप जी, आपसे संक्षेप में अंतिम कमेंट जानना चाहूंगा कि चूंकि आप थर्ड पार्टी एनालिसिस करते हैं इस पूरी घटनाओं का, तो कहाँ आपको लगता है, क्या कमियां दिखती हैं आपको, या आपका कोई सुझाव हो जिसको मिश्रा जी बैठे हैं सरकार तक जाए, आगे कुछ अच्छी राह निकल पाए? एग्जैक्टली, आपने सही बताया। पहले तो है आपका हिमालयन रेंज, जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप होता है, एवं अभी ये रिसेंट काल में जो हो रहा है, इसमें मैं हमारे प्रदेशवासियों को बोलना चाहूंगा, इसमें नॉट टू बी पैनिक्ड। ये झटके ही आप महसूस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका जो जगह बताया वहां पे कच्चे मकान है तो कोलैप्स हो जाने का चांस है, वो अवॉइड कीजिए। कुछ भी ह्यूमन लाइफ कैजुअलिटी नहीं होगा। अभी नंबर 2, अभी हमारे प्रदेश का बात किया, 65% एरिया आपका जोन 2, बाकी 30-35% एरिया जोन 3। जोन 3 में स्पेसिफिकली मैं कुछ जगह बताया, कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि स्टार्टिंग विथ शहडोल से लेके उमारिया, जबलपुर से लेके नरसिंहपुर, उसके बाद होशंगाबाद, ये जो लाइन गया हरदा होते हुए खंडवा, खरगोन होते हुए बरवानी, ये पर्टिकुलर जगह इट इज नियर टू जोन 5, सॉरी नियर टू जोन 4, आई रिपीट नियर टू जोन 4। दैट मीन्स यहाँ पे माने आपका प्रोबेबिलिटी वाइज जोन 3 में मतलब 4.9 से लेके 6.9 तक होने का उम्मीद है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो नर्मदा, सोन एवं शिप्रा रिवर बेसिन, ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया, यहाँ पे कुछ सोचना मुझे लगता है हमारा भविष्य में हमारे प्रदेश में कोई बड़ा आपदा से रोक सकता। तो ये जगह कुछ सतर्क होना चाहिए, एवं उसके माने प्रॉक्सिमिटी में पर्टिकुलरली जोन 3 जो है वो जगह भी खतरनाक हो सकता है। चलिए, बढ़िया बात कही आपने। हमें घबराहट की जरूरत नहीं है। जो हिमालयन पट्टी में भूकंप आ रहा है, हमको सतर्कता की जरूरत है अपनी नर्मदा घाटी की हलचलों को लेकर। बहुत सही बात कही आपने काश्यप जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। दुबे जी, आपको भी धन्यवाद। आपने आकर बताया कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। सोनी जी, आपको भी हम इस कार्यक्रम में हम भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, यदि पौराणिक आख्यानों की माने तो धरती डोलने की वजह शेषनाग की अंगड़ाई हो सकती है। हर धर्म में भूकंप को लेकर कुछ